बच्चों अब आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है हमारा दर्पण। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण यानी कि मिरर, जो आपने अपने घर में भी देखा है। उस पर जो मिरर होते हैं जिसे हम दर्पण कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो समतल दर्पण और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो कि हम घरों में देखते हैं, प्लेन होते हैं, जिस पर एक तरफ पीछे पेंट कर दिया जाता है ना, और दूसरा तल क्या होता है इसका? परावर्तक होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? समतल दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है। किसी खोखले गोले को अगर हम काट दें, ठीक है, किसी खोखले गोले को अगर हम काट दें और इसमें क्या किया जाता है कि इसको काटकर, खोखले गोले को काटकर जो दर्पण बनाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये होते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये जो दर्पण है ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के हमने इसको दो भागों में अलग कर दिया और इससे हमने दो दर्पण बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? देखिए, ये जो यहाँ पर ये दर्पण है, इसमें जो इसका दबा हुआ भाग है, अंदर वाला भाग, इस पर क्या किया जाता है कि इस पर पारे या चांदी का कलई करके और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि जो दूसरा तल होता है वो इसका परावर्तक हो जाता है। परावर्तक मतलब कि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, चमकदार हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो जिसका उभरा हुआ तल जो है परावर्तक बनाया जाता है, उसे हम उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दूसरा होता है अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है? इसमें जो इसके उठा हुआ भाग होता है, उठे हुए भाग पर यहाँ पर पारे या चांदी की कलई करके और इसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट करके दूसरा तल क्या हो जाएगा? इसका परावर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो किरण आएगी वो यहाँ से टकराकर वापस होगी। तो अंदर वाला जो दबा हुआ तल है, जैसे कि हमारी एक स्पून होती है, स्पून का जो दबा वाला भाग होता है, वो वाला ऊपर जो दबा हुआ हिस्सा होता है उसे वो किसकी तरह होता है? वो अवतल दर्पण की तरह होता है। और जो अगर हम स्पून को उल्टा कर देते हैं तो जो उसका उभरा हुआ भाग होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा और यहाँ पर दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, ये हो गए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम इसमें देखते हैं कि इनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखिए, जो हमारे घर में यूज होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं और उसमें जब हम अपनी इमेज को देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो जितनी हमारी हाइट होती है उसी के अकॉर्डिंग उतनी हाइट का जो है उसमें इमेज बनती है। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें उतनी हाइट की इमेज बनती है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? छोटा बनता है। अगर आप स्पून को उल्टा करके आप देखेंगे अपने आप को तो वो आपकी इमेज कैसी बनाएगा? छोटी बनाएगा। ठीक है, और जो अवतल दर्पण होता है इसमें यानी कि अगर हम चम्मच को सीधा करके जिस तरफ से हम खाते हैं उस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? पहले जब इमेज को हमने इस तरह से रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। अगर हम इसको और पास ले आएंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इमेज सीधी बनेगी और मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी बनेगी। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो समतल दर्पण है इसमें जो है सेम हाइट की इमेज बनती है। ठीक है, इसमें सेम हाइट की बनती है और जो उत्तल दर्पण है इसमें जो इमेज बनती है वो स्मॉल बनती है यानी कि छोटी बनती है। और अवतल दर्पण में कौन सी इमेज बनती है? इसमें बड़े साइज की बनती है। तो एक अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि इमेज आपको किस तरह की प्राप्त होती है तो हम उसमें देखते हैं कि अगर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वो अवतल दर्पण की होगी, छोटा हो रहा है तो वो उत्तल दर्पण होगा और सेम हाइट का है तो वो समतल दर्पण होगा। इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास कि देखिए, जो हमारे घर में जो मिरर होता है उसमें अगर हमें अपनी पूरी इमेज देखनी होती है तो उसमें जो उसकी हाइट होनी चाहिए, जो मिरर आपके यहाँ लगा हुआ है उसमें अगर आपको अपनी इमेज पूरी देखनी है तो उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? हमारी हाइट की हाफ होनी चाहिए, तो उसमें हमारी इमेज पूरी क्लियर दिखाई देगी। और इसमें जो उत्तल दर्पण है इसमें ये प्रतिबिंब कैसा दिखाएगा? छोटा दिखाता है। तो अगर हमें किसी बड़े पेड़ का या फिर किसी बिल्डिंग का इमेज देखनी है
तो जो समतल दर्पण है उसमें वो इमेज पूरी नहीं दिखा पाएगा। अवतल दर्पण है क्योंकि ये बड़ी इमेज दिखाता है तो ये भी उसकी पूरी इमेज नहीं दिखा पाएगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है क्योंकि वो छोटी इमेज बनाता है तो क्या होता है कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग है या कोई बड़ा पेड़ है उसकी अगर हमें इमेज देखनी है तो कौन सा दर्पण यूज होता है? उत्तल दर्पण। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है कि आगरा का जो किला है उसपे जो आगे दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ, कौन सा? उत्तल दर्पण। वो ताजमहल की ओर करके लगाया गया है। उससे क्या होता है कि ताजमहल की पूरी इमेज उसमें क्लियर दिखाई देती है। तो वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इनमें इमेज हमें किस किस तरह से प्राप्त होती है। अब जैसे ये दर्पण है, अब ये है अवतल दर्पण। देखिए ये गोले का जो है हिस्सा होता है, जो इसका जो केंद्र है, सेंटर जो है, उसको हम सी से शो करते हैं और सी को कहते हैं हम सेंटर, जिसे कहा जाता है केंद्र। ठीक है। अब ये जो दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको हम किससे शो करते हैं? पी से। पी जो होता है इसको ध्रुव या फिर पोल कहा जाता है। पी को पोल या ध्रुव कहा जाता है। और जितनी भी डिस्टेंस होती है, ये जो होती है सीधी रेखा जो है पी एफ सी से जा रही है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो P और C का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? F। F को कहते हैं फोकस। ये क्या कहलाएगा? फोकस। तो P ध्रुव कहलाता है, F फोकस और C जो होता है वो इसकी वक्ता केंद्र। जैसे आप गोला खींचते हैं जहाँ पे आप उससे प्रकार रखते हैं, कम पा सकते हैं, वो वाला जो है उसका केंद्र है। तो ये C क्या कहलाता है? उसका केंद्र कहलाता है। जो भी डिस्टेंस आप इसमें मिरर में नापते हैं, मेजर करते हैं, वो P यानी कि पोल से मेजर की जाती है। P से लेकर F तक की जो डिस्टेंस होती है PF, इसे कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। और इसे हम स्मॉल f से शो करते हैं। P से लेकर C तक की जो डिस्टेंस कहलाती है इसे कहते हैं वक्ता त्रिज्या। इसे हम कैपिटल R से शो करते हैं। ठीक है। और जो फोकस दूरी होती है F, ये वक्ता त्रिज्या R की क्या होती है? आधी। अगर वक्ता त्रिज्या यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 5। अगर वक्ता त्रिज्या यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें दर्पण में। यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जब ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आती हैं इस पे, तो ये टकराकर फोकस पर जी अपवर्तित होकर कहाँ इकट्ठी होंगी? फोकस पर। और फोकस से ये क्या होंगी? फैल गई, परावर्तित। तो ये क्या करता है कि दूर से आती किरणों को ये क्या कर रहा है? फोकस पे अगर कोई बिंदु है तो वहां से किरणों को क्या कर रहा है? फैलाने का काम कर रहा है। क्योंकि ये रेस को फैलाता है, यानी कि प्रकाश को फैलाने का काम कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल दर्पण क्या कहलाता है? अपसारी, किरणों को फैलाता है। अब ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या करता है? ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष की जब किरणें समांतर आ रही हैं तो ये इन किरणों को कहाँ पर इकट्ठा करता है? फोकस पर। तो ये किरणों को कहाँ पर एकत्र कर रहा है? फोकस पर। ये कलेक्ट कर रहा है किरणों को, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी, यानी कि अवतल दर्पण। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो अवतल दर्पण होते हैं उनसे इमेज कैसी बनती है? बड़ी बनती है, आभासी बनती है। ठीक है। तो जो नाई की दुकान होती हैं उनमें जो मिरर्स होते हैं वो बड़ी फोकस दूरी के होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब चेहरा सामने होता है तो उसमें जो शेविंग के लिए बाल जो होते हैं वो थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो उसमें उसके लिए शेविंग क्या होती है? आसान हो जाती है। तो जो नाई की दुकान में जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन से होते हैं मिरर? वो अवतल दर्पण होते हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों की आगे हेडलाइट्स होती हैं, क्योंकि किरणों को दूर तक फैला कर सकता है, क्षेत्र को भी फैलाने में काम करता है,
तो ये जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों की, ट्रक वगैरह की, उनमें भी कौन सा यूज होता है? दर्पण, अवतल दर्पण यूज होता है। इसके अलावा जो कम फोकस दूरी का है दर्पण, जो आंख नाक कान के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण, क्योंकि वो प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। इसके अलावा जो टेबल लैंप की शेड्स होती हैं उसमें भी कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण यूज होता है, क्योंकि वो उतने ही क्षेत्र में प्रकाश को क्लियरली फैला देता है। तो ये होते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग में क्या होता है? उत्तल दर्पण जो गाड़ी में के ड्राइवर के साइड में जो छोटा शीशा लगा होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वो दूर से आती वस्तुओं के पीछे से आते हुए जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनकी क्लियरली छोटी इमेज उसमें दिखा देता है, जिससे कि जो पीछे आने वाली जो भी गाड़ियां हैं या भी जो भी पैसेंजर हैं उनको वो दर्पण में आसानी से देख सकता है। इसके अलावा जो सड़कों पर सर्च लाइट वगैरह लगी रहती हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती हैं, उनमें भी कौन सा दर्पण यूज होता है? वो उत्तल दर्पण यूज होता है। जब हम किसी भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी उसमें इमेज बनती है। अब हम यहाँ पे गोली दर्पण के सामने हैं, तो कोई भी प्रतिबिंब जब बनता है, यानी कि जो भी इमेज बनती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है आभासी, जिसे हम वर्चुअल कहते हैं, और दूसरी होती है रियल इमेज, जिसे हम कहते हैं वास्तविक। ठीक है, इमेज में इसमें कैसे अंतर होता है? आभासी इमेज है या फिर वास्तविक इमेज है? तो जब किसी भी दर्पण के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उससे जब किरणें दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद वो परावर्तित होती हैं, और परावर्तित होने के बाद में वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वो बिंदु उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर। तो ये जहां पर किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो वो पॉइंट जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। अगर ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। और अगर ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही लेकिन हमें आभास हो रहा है कि यहाँ पर किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसे जो इमेज बनती है वो कहलाती है आभासी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं? गोली दर्पण द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बनने के नियम कौन कौन से होते हैं? तो ये नियम हमें पहले याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये मुख्य बिंदु है यहाँ पर ध्रुव, जिसे हम P से शो करते हैं, और ये वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और जो इस गोली दर्पण का केंद्र है वो क्या है? C है, और इसका हाफ क्या है? F, यानी कि फोकस है। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि इसके 3 नियम होते हैं कि ये मुख्य अक्ष है। जब कोई भी किरण किसी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट से चलकर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहां से वापस आती है? परावर्तित होकर फोकस से। कहां से वापस आएगी? फोकस से। तो पहला नियम हो गया, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तित होकर फोकस से वापस आती है। दूसरा नियम है हमारे पास कि जब कोई किरण वस्तु से चलकर कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उल्टा हो गया, जब मुख्य अक्ष से जाएगी तो फोकस से जाएगी, वापस आएगी, और जब फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है। तीसरा नियम हमारे पास होता है कि जब कोई किरण वक्ता केंद्र C से होकर जाती है तो उसी रास्ते से परावर्तित होकर वापस आ जाती है। C से जाएगी तो C से ही वापस आएगी। कोई भी इमेज जब इसमें बननी होगी तो ये तीनों नियम को हम फॉलो करेंगे। अब हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? देखिए, कोई भी दर्पण है, इसमें जो दर्पण के लेफ्ट साइड की दूरियां होती हैं वो हमेशा माइनस में ली जाती हैं, और राइट साइड की दूरियां जो होती हैं वो प्लस में नापी जाती हैं। उसी तरह अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो ऊपर वाली जो इमेज है वो प्लस में नापी जाएगी, और उल्टा बन रहा है तो नीचे वाली इमेज जो है वो माइनस में नापी जाती है। तो ये नियम होते हैं जिनको हमें आरेख बनाने से पहले याद करना पड़ता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? दर्पण, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या होते हैं, और उनसे
आरेख जो बनते हैं, इमेज जो बनती है, उनके नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद हम सीखेंगे अगले टॉपिक में कि किस किस तरह से उत्तल और अवतल दर्पण से अलग अलग स्थितियों में इमेज हमको प्राप्त होती है। थैंक यू बच्चों।